तो दोस्तों शुरू कर दे आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक और नए लेवल पे ले जाने के लिए एक मेजर अपडेट हमें मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर 5490 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो 5 मेजर एक्सप्रेसवे के पास में है, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास में, वहां पर चैतन्य प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी को काम मिला है कि वो डेवलप करेंगे क्लस्टर्स जो कि इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन चीजों पे ध्यान देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो भी एक्सप्रेसवे बनता है किसी भी कोने में बने देश के, वो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ उस इलाके के लिए लेकर आता है। इसी की वजह से यहाँ पर जरूरी है कि इंडस्ट्री को जल्दी और बड़े लेवल की इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए जो यूटिलिटीज होती है, पानी, बिजली, रोड, इन चीजों को बनाया जा सके। अकॉर्डिंगली यहाँ पर काम किया जाने वाला है। ये जो कंपनी है ये डेवलप करेगी जोनिंग प्लान्स, लैंड किस तरीके से यूज किया जाएगा उसका वो प्लानिंग करेगी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में भी यहाँ पर प्लानिंग की जाएगी और एक कंड्यूसिव बिजनेस ग्रोथ एनवायरनमेंट बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो मिनिमम 3 इंटरनेशनल एविएशन हब बनाएंगे अगले 3 साल के अंदर। तो दोस्तों एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे ग्रो हुई है हमारे देश के अंदर। एयरपोर्ट्स की संख्या बहुत बड़ी है और कुछ बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बड़े शहरों के पास में अब बन रहे हैं। तो जरूरी होगा कि यहाँ पर बड़े लेवल के इंटरनेशनल एविएशन हब्स भी बने, जहां पर मेंटेनेंस हो गया, कार्गो हैंडलिंग हो गई, ऐसी कई चीजों को जो है ग्रो किया जा सकता है। तो ऐसे 3 हब्स बनाए जाएंगे ऐसे कन्वेंशन में मिनिस्टर साहब ने कहा है। इसका मतलब अभी एग्जैक्टली कहाँ पे बनेंगे वो तो डिटेल्स नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके आसपास तो ऑलरेडी इसका काम चल रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में भी इसका प्रोबेबिलिटी है और एक प्रोबेबली हमें सदर इंडिया में देखने मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर एक नई पॉलिसी रखी गई है जिसके अंतर्गत हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा हाई टारगेट रखे गए हैं ग्रोथ के हिसाब से। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो सप्लाई चेन है शिप बिल्डिंग का वो हम हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के थ्रू भारत में ला सके। इसका मतलब ये है कि जापान, साउथ कोरिया, इन कंपनीज में बड़े बड़े जायंट्स है जो बहुत ज्यादा आगे है शिप बिल्डिंग के अंदर, और भारत में इनकी एक्सपर्टीज को ले आने पे गवर्नमेंट काम करेगी ताकि मैरिटाइम सेक्टर की ग्रोथ हो सके। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक नई स्कीम से रिलेटेड, जिन्होंने ये कहा है कि जो फार्मर्स है उनकी एडिशनल इनकम के लिए वो सरप्लस पावर भेज पाएंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर एक स्कीम चलती है, आप जानते हो जो किसान होता है उसके लिए बहुत ज्यादा अगर खर्चा आता है बिजली का या डीजल का, वो पंप्स पे आता है, पानी के पंप्स पे। और यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी जहाँ पर वो हर किसान को कुछ पर्टिकुलर हॉर्स पावर तक के पंप के लिए 16 पैनल्स प्रोवाइड कर दी थी ताकि उनको बिजली का खर्च आए ना, फ्यूल का खर्च आए ना। लेकिन कई किसान जो है जितनी रिक्वायर्ड थी उससे भी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे। तो गवर्नमेंट का भी ये प्लान है कि इनको ग्रिड कनेक्शन दे दिया जाएगा इन सोलर पैनल्स को, जिसकी वजह से जो एडिशनल बिजली इनके खेतों में बनेगी उसके पैसे किसान को वापस दिए जा सकेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है समृद्धि एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहां पर जल्द ऐसे होगा कि मुंबई से अगर आपको पुणे जाना हो तो आप समृद्धि महामार्ग के जरिए जा सकते हो। अब जिनको पता होगा तो उनको ये आइडिया है कि मुंबई से लेके नागपुर तक समृद्धि महामार्ग चलता है, तो पुणे तक कैसे? तो यहाँ पर बेसिकली एक न्यू डिजाइन एंड प्लान सामने रखा गया है जहाँ पर 53 किलोमीटर लंबा 6 लेन एलिवेटेड रोड बनाया जा सकता है, जो कि समृद्धि महामार्ग से शुरू होते हुए शिरूर तक जाएगा, जो पुणे के पास का इलाका है। पुणे के पास में ये लोनी कंद में शुरू होगा। तो ये अगर बनता है तो ये देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड होने वाला है, और इसके साथ साथ इसकी वजह से एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा पुणे में आने के लिए। थोड़ा दूर से यानी मुंबई के थोड़ा नॉर्थ से जाते हुए यहाँ पे कनेक्ट किया जा सकेगा समृद्धि के जरिए। देखते हैं प्लान किस तरीके से आगे बढ़ता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मोदी गवर्नमेंट के 100 डेज से रिलेटेड। तो आप जानते हो इलेक्शन के पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 100 दिन में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में हमें ठंडक नजर आई थी गवर्नमेंट के प्लान वगैरह में, लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से न्यू गवर्नमेंट आने के बाद से 3 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो है अप्रूव किया गया है, और मेनली ये कनेक्टिविटी रिलेटेड प्रोजेक्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है। अगर मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें जो सिंगल वैल्यू में ही बहुत बड़े हैं, तो महाराष्ट्र का वाधवन पोर्ट 76,200 करोड़ की वैल्यू इसके अंदर ही रखता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए तकरीबन 50,000 करोड़ का निधि दिया गया है। 62,500 करोड़ के रोड जो है वो न्यू कनेक्शन के लिए दिए गए हैं, और बाकी प्रोजेक्ट्स के हिसाब से भी यहाँ पे पैसा दिया गया है जहाँ पर कुछ रेल कॉरिडोर्स भी है। तो 3 लाख
करोड़ 100 दिन में इंफ्रा पे खर्च करना ऑब्वियसली काफी बड़ा गोल है, लेकिन अगर हमारा कैपेक्स देखे जो अभी 10 लाख के 12 लाख के ऊपर जाता है इंफ्रा स्पेंडिंग के लिए, तो 100 दिन यानी तकरीबन 3 महीनों के हिसाब से ये ऑनलाइन या ऑन ट्रैक स्पेंडिंग चल रही है। अगली खबर दोस्तों ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन टेलीकॉम सेक्टर। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था रिसेंटली टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा, जिन्होंने 36 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है और ये डिसाइड किया गया है कि जब भी पब्लिक रीजंस के लिए इनका प्रोक्योरमेंट होगा, यानी ये नेटवर्क इक्विपमेंट्स कभी भी अगर सरकार किसी काम के लिए प्रोक्योर करती है, सरकारी प्रोजेक्ट के लिए प्रोक्योर होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर मिनिमम 50% लोकल कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर वैसे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ये है, इसके ऊपर कंपनी से कमेंट्स वगैरह लिए जाएंगे, उसके बाद में फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन इसके वजह से यहाँ पे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा नेटवर्किंग कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के अंदर। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड नाम का एक फंड होता है, जहाँ पर कई सेक्टर्स के अंदर और गवर्नमेंट जो है फंड करती है इसी टाइप के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। अब अगर ये चीजें सही से कर दी जाएगी तो इसके बाद में भारत की रिलायबिलिटी बाहरी देशों पे और कम होगी टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट के लिए। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के द्वारा अनाउंस किए गए एक न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जब कहा गया कि जो मुंबई के डब्बा वाला है और जो चमारकर सेक्ट है उनके लिए 12,000 घरों का इंतजाम किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो ये घर मुंबई में होंगे। 30 एकड़ का प्लॉट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। म्हाडा के अंतर्गत ये फ्लैट बनाए जाएंगे और डेवलपर जो होगा वो होगा प्रियंका होम्स रियल्टी और नमन बिल्डर्स। तो यहाँ पे एक बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ये स्कीम चलने वाली है, जिनके अंतर्गत लोगों को घर प्रोवाइड किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से रिलेटेड, जिन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है वेदांता कैरन ऑयल एंड गैस प्रपोजल के लिए, और ये बेसिकली एक्सप्लोरेशन के लिए अप्रूवल है। तो यहाँ पर आसाम के हुलुंगपुर गिबॉन सेंचुरी के अंदर 4.49 हेक्टेयर्स का एक इको सेंसिटिव जोन है, जहाँ पर इनको ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करने के लिए स्टेज 1 क्लियरेंस दिया गया है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर कंपनीज अब देख सकेगी कि यहाँ पर कुछ मिलता है कि नहीं रिसोर्स। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस एयरपोर्ट के पास में 1000 एकर्स ऑफ लैंड गवर्नमेंट ने नामांकित किया है फॉर मेकिंग अ सेमीकंडक्टर पार्क। तो यहाँ पर कई सारे सेमीकंडक्टर फर्म्स को इन्वाइट वैसे भी यूपी कर रहा है और प्रोबेबली इनको J1 एयरपोर्ट के पास की लुक्रेटिव जमीन ऑफर की जाएगी। अब यहाँ पे कई स्टेट्स इस रेस में लगे हैं, यूपी भी इसके अंदर अभी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने क्लियरेंस दे दिया है 22.93 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर ब्लिंकिंग वर्सोवा एंड दहीसर। तो ये मुंबई कोस्टल रोड का एक्चुअली सेकेंड फेज है और बांद्रा वर्सोवा सीलिंग जो बन रहा है उसके आगे का ये हिस्सा है। तो ऑब्वियसली अप्रूवल्स की जरूरत थी जो कि दे दिए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परमिशन दे दी है, कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी दे दी है। तो यहाँ पर जो एनवायरमेंट वाले इश्यूज है वो कंस्ट्रक्शन के पहले मेजरली सॉर्ट हो गए हैं। आज के आस्पिटी सॉल के बारे में बात करें तो ओनली को पूछते हैं व्हाई इज आईफोन सो एक्सपेंसिव इन इंडिया कंपेयर टू अदर कंट्रीज इवन दो इट इज मेड इन इंडिया, डोंट गिव मी दैट इट्स प्रीमियम कंपनी क्रैप, इफ इट इज सो देन व्हाई दे आर नॉट चार्जिंग मोर इन हाई इनकम कंट्रीज। तो देखो यार, कहीं ना कहीं पे अगर आपको आंसर सुनना नहीं है तो आप जबरदस्ती दूसरा आंसर ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर फिर आप आंसर जो है उसकी तलाश कर ही नहीं रहे हो। पहली बात, पिछली साल जो 15 प्रो लॉन्च हुआ था उस प्राइस से 15,000 रुपए कम पे इस साल का 16 प्रो लॉन्च हुआ है, तो ये कई लोग इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रीमियमनेस जो है वो बहुत अलग लेवल पे होती है बाहरी मार्केट्स के अंदर कंपेयर टू इंडियन मार्केट। अब आईफोन को अगर प्रीमियम प्रोडक्ट कंसिडर करे तो यूएस के अंदर तो उनका मोर देन हाफ से ज्यादा मार्केट कैप्चर्ड है। इनफैक्ट उनके यहाँ पे जो जवान लोग हैं वहां पे तो 80% से ज्यादा आईफोन मार्केट कैप्चर्ड है। तो वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट से ज्यादा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सोसाइटी के अंदर फिट होने के लिए लेना ही पड़ता है। इंडिया के अंदर यहाँ पे ये सच में अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे बात कंपटीशन की है, अगर आईफोन की महंगाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो सैमसंग की फोल्ड सीरीज हो गई, सैमसंग का अगर हम S20 के जो लेटेस्ट सीरीज के प्रो वाले फोन है, अल्ट्रा वाले फोन है, उनको भी कंपेयर करें तो इनके भी टॉप मॉडल्स इन फोन से भी ज्यादा महंगे जाते हैं। और अगर आईफोन अपनी कीमत इतनी कम कर दे कि इनसे सस्ता लगने लगे, जो कि हो रहा है स्पेशली एंट्री लेवल मॉडल्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं पे इनको जो है इमेज मेंटेन करने में मुश्किल आ जाएगी कि ये प्रीमियम है कि नहीं। और तीसरी बात ऑब्वियसली बिजनेस के हिसाब से होती है। अभी भी जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, इंडोनेशियन फोन के अंदर 14% का है, तो यहाँ पर बाकी सारी चीजें जो है वो टैक्सेबल अभी भी है। 14% का इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर धीरे धीरे वैसे लोकलाइजेशन बढ़ेगा, उसके बाद में चीजें चेंज होते हुए देखने मिलेगी। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आईफोन महंगा होने की वजह से बिक नहीं रहा है। हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा आईफोन बिक रहे हैं, एप्पल ने उम्मीद की थी उससे ज्यादा बिक रहे हैं और फ्यूचर में बिकते रहेंगे। एक बार जिसने आईफोन खरीद लिया वो मेजोरिटीली कभी रिटर्न स्विच करता नहीं है। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन हो रहा है तो उसको कंपनी खुद से क्यों हटा कर लेगी। तो ये कई रीजंस है आईफोन के भी प्राइसिंग महंगे होने से रिलेटेड। कोई उम्मीद मत रखना कि प्राइसिंग कम होगी। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास
कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।